लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी क्या देखा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रेस की बगल में थाना है, जहां शांति के ठेकेदार रहते हैं। हिंदू मुसलमानों की एकता के दृश्य कोई आंखें खोलकर देखना चाहे तो जब चाहे हमारे पश्चिम वाले झरोखे से झांक कर देख ले। ये अनन्य प्रेम हम सुबह शाम हमेशा देखा करते हैं। तारीफ तो ये कि वो प्रेम बिल्कुल मनुष्यों में नहीं, वहां के पशु पक्षियों में भी है। हिंदुओं के पालतू कुत्ते और मुसलमानों की मुर्गियां भी प्रेम करती हैं। उनका द्वेष भाव बिल्कुल दूर हो गया है। वहीं पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से चबूतरे पर भगवान भूतनाथ जी स्थापित है। चार चावल चढ़ाकर चक्रवर्ती बनने के अभिलाषी शिवजी के अनन्य भक्त हिंदुओं में से हर एक चार चार 44 चावल तो जरूर चढ़ाता है और श्रद्धेय शिवजी को अपने पंजों में फांस कर जैसे नीचे वाले पर ऊपर वाला 7 हफ्ते के सवारी कसता है। मुर्गियां शिवजी पर चढ़ाए चावल चुगा करती हैं और मारे आनंद के सिर उठाकर कुकड़ू की हर्षध्वनि से हिंदुओं को चक्रवर्ती यानी चक्की में पिसने वाला बना देने के लिए खुदा से दुआ मांगती है। मुझे रात को नींद नहीं आई। सुबह को बिस्तर पर से उठकर चारपाई की बगल में मेज के सहारे बैठा हुआ आप बीती नई घटना पर बड़े गौर से विचार कर रहा था। वो घटना बड़ी लंबी चौड़ी थी और श्रृंगार से विभत्स तक प्रायः सभी रस उसमें आ गए थे। सोचने लगा, उसका प्रेम सच्चा है या झूठा। उसने कहीं प्रेम की नकल तो नहीं की, परंतु क्यों फिर उसने अपने पीछे मर मिटने वाले, पसीने की जगह खून की नदियां बहाने वाले बड़े बड़े करोड़पतियों को उस दिन टके सा जवाब दे दिया। वे बेचारे अपना सा मुंह लेकर लौट गए। अगर वो वैश्य है तो वो उसी की क्यों न हुई जिसके पास धन है। परंतु ये किसी दुश्मन की कारस्तानी भी हो सकती है कि मुझे फंसाने के लिए उससे सध कर ये जाल रचा हो। लेकिन उसकी भरी हुई आवाज में बनावट नहीं थी, त्रिया चरित्र का स्वर नहीं बज रहा था। कुछ हो, मैंने जिस शान पर स्त्री का मुंह देखने से इनकार कर दिया है उसे अंत तक जरूर निभाऊंगा। बुरा हो इस साहित्य सौंदर्य का, जिसके फेर में पड़कर कवि सुंदरलाल जी के साथ मुझे वैश्यालय जाना पड़ा और सौंदर्योपासना की प्रथम पूजा मैंने एक वैश्या के चरणों पर अर्पित की। इतने में कुकड़ों की कर्कश नाद ने कान ऐंठ से दिए। चौंक पड़ा, विचार का सिलसिला टूट गया। 10 बजते बजते सुंदरलाल जी की भेजी हुई एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी उनका नौकर मेज पर रख गया था। मालूम हुआ कि चिट्ठी मेरी नहीं, उनकी है, कारण से मेरे पास भेजी गई है। पत्र की इबारत इस तरह है: 13 न्यू स्ट्रीट कलकत्ता, 3 सितंबर 23। प्रिय सुंदर जी, आज शाम को आप अपने मित्र को लेकर जरूर आइए। आपके मित्र वही जो उस दिन बुध को आए थे। ज्यादा और क्या लिखूं, आपकी हीरा। बस इतने ही से पत्र के बाहरी समाचार के सिवा उसका अंदरूनी मतलब समझ में नहीं आया। सिर पर संदेह का भूत सवार था ही। लगा विचार की सीधी टेढ़ी गालियां झांकने। मैंने लाख प्रयत्न किए, पर इस बागी से मेरी एक न चली। और चलती भी कैसे? सवार तो वही था ना। मैं तो उस वक्त किराए का टट्टू ही बन रहा था। अगर सौंदर्योपासना की शरण लेता और उस देवी की भेंट घड़ी भर का मुजरा सुनना कबूल करता तो पैरों की उधेड़ बुन में पड़ा अब तक हैरान न होता। पर इज्जत का ख्याल अंगद की तरह पैर जमाए रास्ता रोके हुए था। हठी मन बार बार कह उठता था, असंभव क्यों है? सौंदर्योपासना और ब्रह्मचर्य पालन दोनों एक साथ क्यों नहीं निभ सकते? विरोधाभास कहता था, तो फिर चलो, सुनो मुजरा, डरते क्यों हो? अनबूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। दुश्मनों की शिकायत का ख्याल और महिलाओं की मर्यादा रखने की आदत पीछे हटाते थे तो साहित्य, संगीत, कला, कौशल, रूप, लावण्य, अंगों की चारुता और मनोभावों की विशुद्धता, सौंदर्य का सारा परिवार लालच में फंसाकर लगाम ढीली कर देता था और बढ़ने का इशारा करता था। इस मौके पर रामायण की अच्छी अच्छी जितनी चौपाइयां याद थीं, घोख डाली, पर असर उनका कुछ न हुआ। संस्कार महाराज मन के चरखे पर सूत जैसा कात रहे थे। गुनगुनाहट की तरफ ध्यान नहीं दिया। अंत को यही सूझा कि चलकर सुंदरलाल जी का सहारा मांगो। हाथ लगा देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो डोंगी करवट है ही। नंगे सिर कुआर की कड़ी धूप बर्दाश्त करते हुए किसी तरह मैंने मील भर रास्ता तय कर डाला। सुंदरलाल जी पुस्तकालय में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। मुझे देखते ही कलम रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दबाजी? अभी तो पूरे 6 घंटे और इंतजार करना है। बात क्या है सुंदरलाल जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता।
मैं एक सांस में कह गया, इससे मेरी ऐसी कोई जान पहचान नहीं, क्यों ये इतना मेरे पीछे पड़ रही है? मुझे बचाइए। अजी वो बाघ है जो खा जाएगी? बुलाया है तो जरा देर मुजरा सुन लो, इसे चरित्र में धब्बा न लग जाएगा। यहां सभी ऐसा करते हैं और साहित्य सेवा के लिए आवश्यक विषय है। नहीं, आप मुझे उसके पंजे से बचाइए। ढोंग ना करो, ना जाओ बस। यो कालिदास से लेकर अब तक जितने अच्छे कवि हुए, सबके लिए कहते हैं, जब साहित्य की बीमारी बढ़ी, दवा एक यही रही जिससे कुछ फायदा पहुंचा। कल के छोकड़े हो, साहित्य का परिणाम बाद को समझोगे। कुछ उत्तर देना घाव को ताज़ा करना था। मैं लौट आया। ठीक समय पर सुंदरलाल हीरा के मकान पहुंच गए। बैठक में कई कुर्सियां रखी थीं। एक पर बैठ गए। बांदी हीरा को खबर देने के लिए लचकती हुई दूसरे कमरे में गई। दीवार पर कई चित्र टंगे थे, प्रायः सभी हीरा के, नाचते गाते समय के। एक चित्र मर्दाने वेश का भी। सुंदरलाल नजर गड़ाए हुए उसे देखते और अपने नोटबुक में कुछ नोट करते रहे। जान पड़ा कविता के लिए सामग्री संग्रह कर रहे हैं। बांदी से आवश्यक बातें पूछकर हीरा बाहर बैठक में आई। सुंदरलाल का आग्रह आंखों के रास्ते निकलकर हीरा के मुंह पर छा गया, लेकिन उसके वैमनस्य से टकराकर अलग हो गया। सुंदरलाल के मन की कामनीय कल्पनाएं अपनी अपनी बारी से हीरा के स्वागत के लिए गईं, परंतु जेठ के आगे अचानक पड़ी हुई बहू की भांति लाज से घूंघट में मुंह मूंद कर चली आई। सुंदरलाल पतिंगे की तरह उस आग में जलना चाहते थे, पर शीशा लगा था, घुस न सकते थे। हीरा 3 मिनट तक चुपचाप खड़ी रही, जैसे उनके वार झेलने के लिए पहले से तैयार होकर गई थी। समुद्र को इतना शांत देखकर मल्लाह समझ गए कि जल्द तूफान उठने वाला है। मेघों का गरजना बंद हुआ, हवा धीमी पड़ी। सटे बादलों में पहले का आसमान देखने का जरा सा छेद नहीं रहा। लोग समझ गए वर्षा जोरों की होगी। सुंदरलाल जी, इतना कहकर हीरा संभल गई। भीतर का भाव शब्दों से बाहर हुआ चाहता था। उसे भाव पर अधिकार रखने की आदत थी। कितने मूर्खों को सहाने के नाम से सोहनी सुनाई और इनाम लिया। सहज स्वर से पूछा, आपके मित्र नहीं आए? ना आग्रह प्रकट हुआ, न लापरवाही। उसने सुंदरलाल को जांच करने का मौका भी नहीं दिया। झट पानदान से पान निकालकर पहली की तरह बनावटी भाव दिखलाते हुए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। पान लेकर सुंदरलाल अपने श्रेष्ठताभिमान में फूल कर बोले, कहते थे हम बदनामी से डरते हैं। हम ऐसे मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, मामूली पढ़ा आदमी। हीरा की दृष्टि का सुंदरलाल के अंगों में कड़ा पहरा था, जैसे झूठ में सच की तलाश करना चाहती थी। उसने बदनामी को ध्यान से सुना, फिर अनबनी हो गई थोड़ी देर के लिए। सुंदरलाल, गाना कब से होगा? अभी तो साजिंदे भी नहीं आए। हीरा, शायद आज गाना ना होगा। साजिंदे पुखराज के घर गए हैं। मेरी तबीयत अच्छी नहीं। आपके मित्र ऐसे हैं, मैं जानती तो हरगिज उन्हें ना बुलाती। उस दिन कहीं से भटक कर आ गए थे, जान पड़ता है। कहाँ रहते हैं? सुंदरलाल ने कहा, यहीं कलकत्ते में। हीरा, तो वहीं रहते होंगे जहां कूड़ा फेंका जाता है। कहकर हीरा मुस्कुराई। सुंदरलाल, नहीं, रहते तो बड़ी अच्छी जगह है, 3 ग्रे स्ट्रीट में। उनका स्वभाव ही ऐसा है। हीरा, कह तो नहीं सकती, पर मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं। लेटी थी, आपके आने से उठकर चली आई। सुंदरलाल, अच्छा अच्छा, आप आराम कीजिए। सुंदरलाल को विदा करने में हीरा की तरफ से कोई त्रुटि नहीं हो पाई। जब तक वे आंख की ओट नहीं हो गए, हीरा खिड़की के पास खड़ी रही। उनके चले जाने पर 3 ग्रे स्ट्रीट लिख लिया। एक अरसा गुजरा। सुंदरलाल के मित्र बीमार पड़े थे। 2 दिन से अच्छे हैं। पलंग पर बैठे विचार में गोते लगा रहे हैं। बीमारी के वक्त बुलाने पर भी सुंदरलाल नहीं आए। नौकर जाता था तो बहाना बनाकर टाल देते थे। अगर नाराज हों तो वजह नहीं समझ में आती। टेढ़े पड़ने का कोई और कारण हो तो अच्छा हो लूं, फिर पूछ लूंगा। अभिन्न हृदय मित्र दुख के दिनों में मुंह फेर लें, चिंता की बात है। परंतु मेरी बीमारी के समय से रोज शाम को जो नौजवान सिख अमर सिंह आता है, इरादे का पक्का और सच्चा मित्र जान पड़ता है। शाम को रोज डॉक्टर बुला लाता था, नुस्खा लेकर बाजार से दवा ले आता था, ठीक समय पर पिलाने के लिए नौकर को कितना समझाता था, और बातचीत से मेरा दिल बहलाए रहता था। कितनी खबरें सुनाता था। जान पड़ता है संवाद पत्र बहुत पढ़ता है। शाम हो गई, आता होगा। मालिक की गंभीर मुद्रा देखकर भजना को खबर देने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। 1 कदम बढ़ता था तो 10 कदम बढ़ जाने के समय तक
उसी जगह खड़ा मालिक का मुंह ताकता रहता था। दिल मजबूत करके कुछ बढ़ता था तो फिर ठिठक कर ठहर जाता था। बाहर अमर सिंह आज्ञा की इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सके। बारीक आवाज से जमा मर्दी का नारा बुलंद करते हुए बोले, क्या भजना, बाबूजी सोते हैं क्या? सोते हो तो खींच ले पकड़कर चद्दर। अभी आज पत्थ दिया गया और जरा देर नहीं बैठे कि हाजमा न बिगड़े, लेट गए। इस आवाज ने चिंता के द्वार की जंजीर इस जोर से खटखटाई कि चिंता देवी को कान की सुराख से बाहर निकलना पड़ा। चौंक कर मालिक ने भजना की गजेंद्र गति देखी। बिना पूछे नहीं रहा गया। क्यों रे, पैर रखता है या जमीन नापता है? ये अगवानी की चाल कब से सीखी? भजना के मन में आया, कहे जब से आपको ख्याली पुलाव पकाने का शौक हुआ। लेकिन सब समाज के शिष्टाचार पालन का उसे कुछ अभ्यास पड़ गया था, इसलिए उजड्ड आदमी के अल्फाज थूक के घूंट के साथ उसे गले के नीचे उतारने पड़े। उसने कहा, अमर सिंह जी देर से खड़े हैं। देर से? उन्हें अब रोकना नहीं। अमर सिंह सिख तो हैं, पर कद के उतने लंबे नहीं। इन्हें हिंदुस्तान के दूसरे लोग तो नहीं, पर सिख जरूर बौना कहेंगे। इनके कद की लंबाई बालों ने ले ली है। अगर सिख इनसे बालिश्त भर ऊंचे निकलेंगे तो इनके बाल अपनी बिरादरी में सानी नहीं रखते। कम से कम पूरे 2 हाथ ज्यादा लंबे निकलेंगे। बहादुर नौजवानों को बालों के बोझ से तकलीफ मिलती है या नहीं, इसकी मैंने तहकीकात नहीं की, पर यह जरूर है कि बालों पर डटे रेशमी साफे के नीचे चांद का टुकड़ा गोरा गोरा मुखड़ा दबता नजर आता है। साफा क्या, पूरा थान लपेट लिया है। आते ही उन्होंने पूछा, क्यों साहेब, आप कैसे हैं? अच्छा हूं। आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? ऐसा शब्द नहीं मिलता जिससे कृतज्ञता प्रकट करूं। आपने मुझे सदा के लिए मोल ले लिया। रखिए तहकर, 4 दिन में भूल जाइएगा। फिर ऐसे मुंह फेर लीजिएगा जैसे कभी की पहचान न रही हो। सच कहता हूं, अपनी इतनी उम्र में दुनिया के बहुत रंग देख चुका। आप परमात्मा के कृतज्ञ होजिए, जिनकी कृपा से खड़े हुए। परमात्मा के कृतज्ञ सभी हैं, भलाई में भी और बुराई में भी। सच पूछिए तो परमात्मा की दुहाई देना एक चाल हो गई है, जैसे तकिया कलाम होता है। परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, सिर्फ सुना है। सुनते सुनते लोग संस्कार की रस्सी में बंध गए हैं और बात बात में परमात्मा की रट बांधते हैं। मैं इसे ऐब समझता हूं। यों निर्विकार ईश्वर मानना पड़ता है, पर उसे किसी की बधाई की क्या अपेक्षा और गलतियों की क्या परवाह। जहां भले बुरे का प्रसंग है, वहां परमात्मा को घसीटना अन्याय है। भले और बुरे में किसी का हाथ है तो मनुष्य का। निंदा और प्रशंसा का पात्र मनुष्य ही बनाया जा सकता है। आप बड़े विद्वान जान पड़ते हैं। परमात्मा की बातचीत में दखल देना मेरे लिए मूर्खता का पर्दाफाश करना है। पर इसमें संदेह नहीं कि ये आदमी आज जो कुछ कहता है, कल उससे बदल जाता है। क्या इस विषय को लेकर आपके दर्शनकारों ने बाल की खाल नहीं निकाली? लेकिन रहने दीजिए। आप बोलने लगते हैं तो घंटों दम नहीं लेते। अभी आप कमजोर हैं, दिमाग में गर्मी छा जाएगी। हाँ, उस दिन आपने क्या नाम बतलाया था, भूल गया। एक नाम भी आप बार बार भूल जाते हैं। नाम है संस्कृत शब्दों की पंचलड़ी, इसीलिए मैं अपने दिए नाम से आपको पुकारा करता हूं। आपका पंचलड़ी शब्द भी अच्छा रहा। जरा कुछ जनानापन आ गया है। आप में मर्दानापन भी है। जनानापन की गवाही तो आपकी शक्ल देती है। आपके नाम में जितना मर्दानापन है, या कहिए जैसा भारी भरकम नाम है, वैसा ही जनानापन आपके चेहरे में लोगों को मिलता है। आप नहीं समझे, इसे लावण्य कहते हैं। लेकिन इसकी जरूरत तो स्त्रियों को होती है, मर्दों को तो जवां-मर्दी चाहिए। जवां-मर्दी से आपका मतलब कसाईयों किसी सूरत बना लेने से तो नहीं? अगर ऐसा है तो आप मतलब नहीं समझे। जिसके मन में जैसी भावनाएं होती हैं, उसका रूप वैसा ही बन जाता है। अगर मेरे चेहरे पर कठोरता के चिन्ह नहीं नजर आते तो समझना चाहिए मैं मनुष्यता के बाधक विचार नहीं किया करता, बल्कि ऐसे विचार किया करता हूं जिसका प्रकाश मेरे चेहरे पर रहता है। अच्छा, अपना नाम बताने के साथ ये भी बताने की कृपा कीजिए कि वे कैसी कमनीय कल्पनाएं हैं जिनकी उधेड़-बुन में आपने अपनी जनाना सूरत बना डाली। मेरे पिता संस्कृत के भारी पंडित थे। उन्होंने मेरा नाम जानकी वल्लभ शरण बिहारी रखा, पर लोग मुझे बिहारी ही कहते हैं। आप हैं भी बिहारी? हाँ, मुझे बिहारी होने का गर्व है, जैसे बंगालियों को बंगाली होने का, मद्रासियों को मद्रासी होने का। अर्थात विशेषता कुछ नहीं रही, जैसे किसी को कुछ होने का। खैर, मैं देखता हूं हर मनुष्य में, बल्कि हर जीव में प्रेम की धारा बहती है। सो तो बहती है। आप देखते हैं इतनी ज्यादती है, या कहना चाहिए आप बिहारी हैं इसलिए खास तौर से देखते हैं। गंभीर विषय में मजाक अच्छा नहीं। मैं उसी धारा में, उसी आनंद में डूबा रहता हूं। मुझे विश्वास नहीं, मुझे जान पड़ता है आप झूठ कह रहे हैं।
आप उस सिद्धांत की बात करते हैं जिसका प्रमाण आप नहीं दे सकते। क्यों? प्रमाण पर ही तो बहस छिड़ी। प्रमाण मुंह है। अमर सिंह ने मुस्कुराकर आंखें फेर लीं। कहा, इसका प्रमाण अपना मुंह नहीं हो सकता, दूसरे का हो सकता है। दोनों की मुस्कुराती हुई आंखें एक हो गई। अमर सिंह ने कहा, मैं आपको प्यारीलाल कहा करूंगा, बिहारी कहूंगा तो दूसरे फब्तियां कसेंगे। उसी समय मेज पर निगाह गई। एक नई पत्रिका दिखी, उठा ली। माधुरी थी। अमर सिंह पन्ने उलटने लगे। प्यारीलाल ने पूछा, माधुरी आपके यहां नहीं आती? आती है। फिर क्यों पन्ने उलट रहे हैं? एक कविता निकली है आपको दिखाने के लिए। कौन सी? ये यही तो एक कविता इस बार छपी है। हाँ, बड़ी अच्छी है, मैं पढ़ चुका हूं। प्यारीलाल ने अमर सिंह की खोली कविता पर निगाह डालते हुए कहा। कविता वियोग श्रृंगार पद है? अमर सिंह ने सीधे तौर पर कहा। नहीं, मेरा ख्याल है कवियत्री के हृदय के भाव हैं, तभी इतनी चोट करते हैं। मेरी तो ऐसे रोने धोने से सहानुभूति नहीं होती। पर चीज बहुत बढ़िया बन पड़ी है, भाव बहुत सही उतरा है, शब्द की कहीं कोई फांस नहीं। मैं एक आलोचक की दृष्टि से कहता हूं। इस मामले में मेरे आलोचक की दृष्टि आप नहीं समझते। आपको व्यंग पसंद है? पसंद मुझे असल में सब कुछ है या कुछ नहीं। व्यंग पकड़ में आता भी है। क्यों नहीं? मैं तो देखता हूं नहीं आता। यानी मैं व्यंग नहीं समझता? यानी मुझे साफ साफ कहना चाहिए कि आप सर्वज्ञ हैं। नहीं, सर्वज्ञता की बात नहीं, पर भले बुरे की पहचान हो जाती है। ये रचना प्रथम श्रेणी की है। अच्छा, पत्रिका मुझे दीजिए, मैं अपने एक प्रोफेसर से पूछूंगा। अभी तो आपने कहा था कि आपके पास पत्रिका आती है। पर मैं साथ तो नहीं ले आया। यहां से चलते समय प्रोफेसर साहब से मिलता जाऊंगा। अर्थात मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं। आप क्या मालूम करना चाहते हैं? छंद, रस, अलंकार, ध्वनि? यानी आप खुद सब कुछ बतलाएंगे पर पत्रिका नहीं देंगे? अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं। अच्छा, इसकी लेखिका हीरा कौन है? प्यारेलाल कसमसाए। अमर सिंह निगाह गड़ाए देखते रहे। कुछ देर बाद कहा, अच्छा पढ़ लीजिए, फिर ले जाऊंगा। प्यारीलाल अनमने थे। अमर सिंह विदा हुए। कई दिनों से प्यारीलाल अच्छे हैं। शाम को अमर सिंह आते हैं, गपशप करते हैं, चले जाते हैं। प्यारीलाल अमर सिंह की सेवा की जितनी तारीफ करते थे, आजकल उनकी भोली सूरत पर उतने ही ललच पड़े हैं। अमर सिंह का चेहरा उनके दिल की तस्वीर से मिलता जुलता है। पहले वे अमर सिंह की सेवा को जिस पवित्रता से देखते थे, अब चेहरे को उसी पवित्रता के विचार से देखते रहते हैं। उन्हें बड़ी तृप्ति मिलती है। एक प्रकार की शक्ति भी ऊपर को उठती हुई उन्हें ऊंचा उठा देती है। उन्हें ये मालूम नहीं हुआ कि इस तरह पवित्रता दर्शन से कामना के चेहरे पर पड़ा नकाब उठता गया। वो कामना भयंकर न होकर भी भयंकर थी। उससे खतरे में पड़ने की संभावना थी। वो जानबूझकर आसक्ति से मित्रता थी। उससे ब्रह्मचर्य की जड़ भी कटती थी। पर प्यारेलाल ये नहीं समझ सके। वे रूप की लालसा, सौंदर्य के मोह को साहित्य समझे, जिससे एक दुर्बल हृदय बाहर खिंचा आ रहा था। आंखों की राह से निकलकर एक अतृप्त अभिलाषा बाहर की वस्तु पर सर पटक रही थी। जब दृष्टि सुंदर से लिपटती है, तब कुत्सित से हट जाती है, उसे अवज्ञा का धक्का मारती हुई। यही भ्रम है। प्यारीलाल ये नहीं समझे। वे अमर सिंह को जितनी देर के लिए पाते थे, उतनी देर तक चाह भरी दृष्टि से उन्हें देखते रहते थे। कभी आंखों की, कभी होठों की, कभी हृदय में अमृत घोल देने वाली बातचीत की, और कभी प्रकृति के कोमल हाथों से सजाए उनके हर अंग से निकलते लावण्य की मन ही मन प्रशंसा करते थे। कल शाम अमर सिंह नहीं गए। ना जाने का कोई कारण नहीं था। मित्रता गहरी थी। प्यारीलाल बैठे इंतजार करते सोचते रहे, कहीं अटक गए होंगे, आते होंगे। पर 10 बजे रात तक अमर सिंह नहीं गए। हताश होकर भोजन पान करके प्यारीलाल लेटे। देर तक नींद नहीं आई। सुबह को अखबार वाला दैनिक स्वतंत्र दे गया। शुरू वाले पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ईडन गार्डन में हत्याकांड, एक साथ दो खून। मिस्टर हाग के कलेजे में छुरी भोंकी गई और हीरा के सिर में गोली लगी। हीरा का नाम पढ़ते ही प्यारेलाल चौंक पड़े। बड़ी उत्सुकता मजमून पढ़ने की हुई। पढ़ने लगे। मजमून थोड़ा था। लिखा था, मिस्टर हाग ब्राउन एंड कंपनी के मैनेजर थे और हीरा 13 न्यू स्ट्रीट कलकत्ता की प्रसिद्ध बाई। अब तक इतना ही पता चला है। खून क्यों हुआ, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। स्त्री पुरुष के खून में दोनों के चरित्र का अनुमान किया जाता है। अनुमान से बलात्कार की गवाही मिलती है, क्योंकि हीरा के हाथ में छुरी थी। विपत्ति में पड़कर जान पड़ता है उसने छुरी चलाई। घायल होने पर मरने से पहले साहब ने फायर किया।
तमंचा 7 गोलियों का है, एक गोली छूटी, 6 भरी हुई मिली। पढ़ने के साथ प्यारीलाल के सिर से पैर तक नस नस में बिजली दौड़ने लगी। संभलने की लाख कोशिशें की, पर एक न चली। समाचार की नींव पर मन गढ़ंत की तरह तरह की दीवारें उठाते ढहाते रहे। मुख पर भिन्न भिन्न भाव की रेखा खिंचती रहीं, पर कोई निश्चय नहीं होता था। उनके अपने एक भाव में मन बालक की तरह मचल रहा था। अंतस्थल की व्यक्त और अव्यक्त, सुप्त और जागृत सभी प्रकार की वृत्तियां हीरा की मृत्यु का विरोध कर रही थी। उभरते उच्छ्वास में कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। साहब के अत्याचार पर प्यारीलाल को विश्वास हो गया। उन्होंने निश्चय किया, हीरा निर्दोष थी। रह रहकर हीरा के आचरण से उन्हें गौरव का अनुभव होता था। इसी समय नौकर एक खत लेकर आया। प्यारीलाल पढ़ने लगे। लिखा था, पत्र पाते ही मिलो, कैसा ही काम हो छोड़कर पत्रवाहक के साथ चले आओ। अधिक और क्या, तुम्हारा अमर सिंह। घोर घटाओं से घिरी अंधेरी रात में राह चलने के लिए चिट्ठी बिजली का काम कर गई, लेकिन उसका कौंधना बंद होते ही पहले से चौगना अंधेरा आंखों के आगे छा गया। प्यारीलाल जिस सादे पहनावे से मकान में थे, उसी से चल पड़े। आगे आगे पत्रवाहक, पीछे पीछे प्यारीलाल। सड़कें और गलियां पार करते हुए न्यू स्ट्रीट पर पहुंचे। मोड़ पर न्यू स्ट्रीट पढ़कर प्यारीलाल एक दफा सन्नाटे में आ गए। फिर संभल कर आगे बढ़े। फिर पत्रवाहक को हीरा के मकान के अंदर जाते देखकर प्यारीलाल बड़े ताज्जुब में आए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यंत्र की तरह पैर रखते गए। एक दासी ऊपर से नीचे उतरी और प्यारीलाल को साथ ले गई। चारों ओर सन्नाटा है। कमरे में उदासी की स्याही सी फिरी हुई है। कुल खिड़कियां बंद हैं। सारी सजावट पर काली चादर का एक गिलाफ सा पड़ा हुआ है। काउच पर एक युवक बैठा कुछ सोच रहा है। प्यारीलाल कमरे में गए। सन्नाटे में प्यारीलाल की पिंडलियों में कपकपी छूट गई। देह में ऐसी जड़ता समाई कि चेहरा उतर गया। प्यारीलाल को युवक ने एक दूसरे काउच पर बिठाया, फिर खुद भी बैठ गया। प्यारीलाल, अमर सिंह? अमर सिंह, हाँ। रोते हुए अमर सिंह का गला बैठ गया था। आवाज भारी थी। इसी से शोक की सूचना मिलती थी। उनके दुख से प्यारीलाल के हृदय में सहानुभूति नहीं आई। उन्हें संदेह हुआ। हीरा की याद आई। कुछ देर सोचते रहे। सांस छोड़ते समय उनके विचार की समाप्ति हो गई या लड़ी टूट गई, हम नहीं कह सकते। प्यारीलाल ने पूछा, क्यों अमर सिंह, आज अखबार में पढ़ा हीरा का खून कैसे हुआ? और तुम भी यहां कैसे आए? क्या हीरा से पहले की कोई जान पहचान थी? प्रश्नों में भाव परीक्षा की तीव्र गति थी। पागल की नसों में बहती रक्तधारा की तरह प्रबल। तट पर सिर पटकती तरंगों की तरह श्रोता के मन में संदेह के धक्के लगते थे। अमर सिंह को समझते देर नहीं लगी। वे बोले, प्यारीलाल। शोक की स्याही पर थोड़ी देर के लिए आंखों के एक कोने से दूसरे तक लज्जा की लाल रेखा खिंच गई। ऐसे प्रश्न से तुम्हारा मतलब? प्यारीलाल संदेह की दृष्टि से देखते हुए, मतलब कुछ नहीं, यूं ही पूछा। क्या तुम्हें बताने में ऐतराज है? अमर सिंह, अब जब वो है ही नहीं, तब अकारण क्यों उसका प्रसंग उठाते हो? प्यारीलाल कुछ उत्तेजित हो गए। कहा, कैसी मित्रता कि मैं तुमसे एक बात पूछूं और तुम टालते जाओ? अमर सिंह, अच्छे समय मित्रता की आड़ लेते हो। तुम्हारी मेरी मित्रता से हीरा से संबंध? तुम्हारी मित्रता मुझसे है या हीरा से थी? प्यारीलाल से कोई जवाब न दे आया। अमर सिंह, मैंने सिर्फ एक दृश्य दिखाने के लिए तुम्हें बुलाया था। प्यारीलाल, तुम तो ऐसे बदले। अमर सिंह, मैं जमाने से अलग नहीं, जमाना बदलता जाता है। प्यारीलाल, अमर सिंह, तो क्या इस तरह मेरा अपमान करने के लिए मुझे बुलाया था? अमर सिंह, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा अपमान कौन सा हो गया। कहकर अमर सिंह मुस्कुराए। प्यारीलाल के सिर से पैरों तक आग लग गई। झुंझलाकर बोले, किसका कहना आंख के सामने आया? विश्वस्तम नाति विश्वसेत। अमर सिंह, यह सहजोक्ति तुम मुझ पर क्यों लाद रहे हो? अच्छी तरह देखोगे तो अपने को इसका प्रमाण पाओगे। अमर सिंह फिर मुस्कुराए। मारे क्रोध के प्यारीलाल का चेहरा फिर लाल पड़ गया। गुस्से में आकर उठ पड़े और कहा, अब मैं जाता हूं। एक की जान गई और तुम्हें शर्म तो है नहीं, उसके घर पर बैठकर हंसी उड़ाते हो। तुम्हारी मित्रता का मुझे अब पता चला। अमर सिंह, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तुम बात के एक ही धनी निकले। क्यों साहब, उस दिन मैंने कहा था कि ये बातें भूल जाएंगी। मतलब निकलने के बाद लोग मुंह फेर लेते हैं। प्यारीलाल लज्जित हो गए। अमर सिंह ने हाथ पकड़कर उन्हें फिर बैठाला। आग्रह की कोमल दृष्टि मुख पर फेर दी। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा। प्यारीलाल के हृदय में अमर सिंह और हीरा के नाम उठ उठकर फिर खलबली मचाने लगे।
एकाएक उत्तेजना बढ़ गई। प्यारीलाल ने अमर सिंह की कलाई पकड़ ली, परंतु फिर न जाने क्या सोचकर छोड़ दी। आज ही प्यारीलाल को आग्रह की आंतरिक पीड़ा का अनुभव हुआ था। पूछा, अमर सिंह, तुम यहां कैसे आए? हीरा से क्या कोई पहले की जान पहचान थी? अमर सिंह, हाँ थी। किसी ने प्यारीलाल का कलेजा पकड़कर मसल दिया। प्यारीलाल, कैसे हुई? अमर सिंह, उस समय वो कानपुर में रहती थी। प्यारीलाल, कानपुर में कहाँ? अमर सिंह, मूलगंज में। प्यारीलाल, क्या करती थी? प्यारीलाल की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई भूली बात याद कर रहे हो। अमर सिंह, करती क्या थी? पढ़ती लिखती थी। इसकी एक छोटी बहन थी, शांता। पिता मालदार थे। कलकत्ते में भी कारोबार था। कुछ दिनों बाद पिता का देहांत हो गया। माँ लड़कियों को कलकत्ते ले आईं। दोनों को गाना बजाना भी सिखाने लगी। रूप और संपत्ति दोनों के लोभ में लोग इन्हें बर्बाद करने की सोचने लगे। ये बड़े लोग ही थे समाज में जिनकी इज्जत है। छोटे लोग इनके आज्ञाकारी थे। यहाँ का इतिहास संक्षेप में समाप्त करता हूं। इनकी माँ की भी अकाल मृत्यु हुई। संपत्ति नष्ट हो गई। हीरा के लिए धानिकों के जाल बिछने लगे। मुसीबत पर मुसीबत का सामना उसे करना पड़ा। उसने अपनी इज्जत बचाई, पर रोटियों के सवाल से बचाव नहीं हुआ। उसने परवाह नहीं की। गाना बजाना जानती थी। नेक लड़की की तरह गाना गाकर रोटियां कमाने लगी। उसके बूढ़े उस्ताद उसके चरित्र के गवाह हैं और उसे मुसीबत के दिनों में राह दिखाते और बचाते भी रहे हैं। शांता की पढ़ाई जारी रही। वो बेथून कॉलेज की छात्रा थी। अमर सिंह का गला भर आया। आंखों से आंसू टपकने लगे। प्यारीलाल कुछ समझ नहीं सके कि शांता के प्रसंग से अमर सिंह रोने क्यों लगे। पूछा, छात्रा थी तो क्या अब पढ़ना छोड़ दिया है? बहन की इस घटना में उसे बड़ी चोट पहुंची होगी। क्या उसे मैं देख सकता हूं? नहीं, आंसू पोंछते हुए अमर सिंह ने कहा। आपको कुछ देर बाद सही हाल मालूम हो जाएंगे। मैंने एक पत्र आपके लिए लिख रखा है। अपने डेरे चलकर पढ़िएगा और मेरी आज की अस्वाभाविकता के लिए क्षमा कीजिएगा। ये कहकर अमर सिंह ने एक पत्र प्यारीलाल को दिया। पत्र पढ़ने की उत्सुकता से प्यारीलाल जल्द जल्द विदा हुए। अपने डेरे पहुंचने से पहले ही खोलकर पढ़ने लगे। लिखा था, प्यारीलाल, मैं अपने को कृतार्थ समझती हूं कि तुम मुझे चाहते हो। यहां तुम जिस अमर सिंह से मिले वो मैं हूं। वहां तुमसे जो अमर सिंह मिलते थे वो शांता थी। दम निकलते समय शांता ने घर के पते के साथ मेरा नाम कहा था। मतलब वो मेरे मकान में रहती है। आगे अपना नाम और बाकी बातें कह नहीं सकी। बोल बंद हो गया। संवाद पत्र की खबर के बाद मुझे देखकर तुम चौंकोगे, संदेह करोगे। इसलिए दुख से मुझे अमर सिंह के कपड़े पहनने पड़े। कल संवाद पत्र में सही खबर छप जाएगी। तुम्हारी हीरा। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी क्या देखा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कहानी है। 1922 ईस्वी में मतवाला के कई अंकों में निकली थी। यहां काट छाट के साथ दी गई है।